हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गोज के बारे में। स्क्रू गोज भी एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजेस इन टू मेजर द लेंथ। ठीक है, इसका भी यूज किस में किया जाता है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे डायमीटर हो। ठीक है, लेकिन इसका यूज है ना, जो स्मॉल काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्मॉल कोई अपने पास क्या होता है, कोई स्मॉल डायमीटर है, उसको मेजर करना है, उसके लिए यूज क्या करना करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी अपने पास मेजर करने की जो लेंथ होती है, जो डायमीटर होती है, उनकी यूज करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, स्क्रू गेज का यूज कर लेते हैं। और स्क्रू गेज की खास बात यह है कि ये मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देता है कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। ठीक है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के अंदर जो अपने पास लिस्ट काउंट था वो था अप टू 2 डेसिमल, लेकिन इसका जो लिस्ट काउंट हो सकता है वो कहाँ तक हो सकता है, अप टू 3 डेसिमल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4, 6, 7, 4, 5, जितना भी अपनी मर्जी के हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं स्क्रू गेज को। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ लिखते हैं थोड़ा। स्क्रू गेज, it is also a kind of instrument which is used to measure the length. Okay, it gives more precise measurement as compared to vernier caliper. तो वर्नियर कैलिपर के कंपेयर के अंदर ये और ज्यादा एक्यूरेट अपने को मेजरमेंट दे सकता है। ठीक है, इसका रीजन बता दिया कि इसका, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभी मोटा मोटी मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ, इसकी थ्योरी पार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि स्क्रू गेज की क्या जरूरत पड़ गई है हमें, क्योंकि स्क्रू गेज क्या मेजरमेंट कर रहा है, इससे ज्यादा वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे देगा अपने को। समझ रहे हो, एक तो है कि हम 1.25 सेंटीमीटर तक, 1.25 मिलीमीटर तक ही या 1.25 सेंटीमीटर तक ही क्या कर पा रहे हैं, मेजरमेंट ले पा रहे हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट अपने पास है कि जो क्या कर पा रहा है, 1.253, एक डिजिट और लाके दे रहा है। मतलब कौन सा ज्यादा एक्यूरेट हो गया, जो एक डिजिट और एक्स्ट्रा अपने को लाके दे रहा है वो क्या हो गया, ज्यादा एक्यूरेट हो गया। ठीक है, इसलिए स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। समझ गए ये बात, बिकॉज स्क्रू गेज गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब इसकी मतलब क्या देखते हैं, डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसा इसका डायग्राम होता है या कैसा ये दिखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें मेजरमेंट कैसे ली जाती है। ठीक है, अगर अपने को पता हो गया कि इसमें अगर इस तरह का दिखता है और इसके अंदर जो रीडिंग ली जाती है वो किस तरह से ली जाती है, वो हम किससे देख पाएंगे, इसके डायग्राम से ही देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट। इसका डायग्राम इस तरह दिखता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है अपने पास, एक तो होती है अपने पास मेन स्केल, ये होती है मेन स्केल। एक होती है अपने पास सर्कुलर सर्कुलर स्केल। एक अपने पास इसके अंदर लगा होता है स्टड एनविल। एक होती है अपने पास रेचिट, और एक होती है थिम्बल। इनके ये कुछ पार्ट्स है, इनको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रू गेज क्या होता है, क्या इसे इसकी वर्किंग होती है, ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। और ये जो यू वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, या यू शेप्ड फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, इसको ये जो यू फॉर्म में दिख रही है, जो मैग्नेट होती है अपने पास यू फ्रेम में, उस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, ये अपने पास यू फ्रेम हो गई, इसको बोलते हैं स्टड, स्टड भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, और एनविल भी बोल सकते हैं इसको। ओके, और जो ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, स्क्रू होते हैं यहाँ पे। ये क्या है, स्क्रू, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू। जो घर में अपने स्क्रू देखते हैं ना, उस फॉर्म के अंदर ये लगा रहता है, इसके अंदर स्क्रू है, इसके अंदर स्क्रू, नाम स्क्रू है। ठीक है, तो ये क्या होता है, या स्क्रू होता है। ठीक है, और स्क्रू के ऊपर अब क्या देखते हैं, कुछ ऐसे थ्रेड्स बनी होती है, थ्रेड्स बनी होती है, जैसा मैंने पीछे वाले डायग्राम में दिखा रखा है, ये रही, ये थ्रेड्स, उनको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, ये जो इस फॉर्म में है,
सर्कुलर फॉर्म में बनी हुई है। ये क्या होती है? थ्रेड होती है। थ्रेड मतलब एक धागे की तरह दिखती है, ठीक है, ये थ्रेड हो गई। ओके, इनको थ्रेड बोलते हैं। और ये क्या होता है? पिच स्केल होता है। पिच स्केल बोल दो। वहां पर अपने पास वर्नियर कैलिपर में क्या था? एक मेन स्केल था। यहाँ क्या आ गया? पिच स्केल आ गया। या इसको क्या बोल सकते हैं? मेन स्केल भी बोल सकते हैं। ओके, और मेन स्केल भी इसको बोल सकते हैं। ओके, ये फिर क्या है? ये क्या है? सर्कुलर स्केल। या क्या? ये सर्कुलर स्केल है। और ये क्या हो गया? थिम्बल, इसको बोलते हैं थिम्बल। और फाइनल जो पार्ट है इसका क्या हो गया? रैचेट, इसको बोल दिया रैचेट हो गया। अब देखो कैसे, क्या इनके बीच में क्या कुछ होते हैं? पिच क्या बताने की कोशिश करिए, सर्कुलर स्केल में क्या कुछ हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो कि ये जो अपने पास स्क्रू के अंदर स्क्रू है, ये स्क्रू के बीच में जो थ्रेड्स होती है, जैसे ये स्क्रू मैंने थोड़ा ये अलग दिखा दिया कैसे होते हैं। जैसे ये स्क्रू हो गया, अब स्क्रू की जो थ्रेड होती है ऐसी दिखाई देती है। तो इसके बीच में जो ये जो डिस्टेंस होती है, तो हम दिस सर्कल टू दिस सर्कल, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इस डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। और यहाँ इसको पिच स्केल इसलिए बोला गया क्योंकि जो मेन स्केल के जो दो डिवीजन होते हैं, कोई भी दो डिवीजन होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इस पिच के बराबर होता है। मतलब दो दो लगातार डिवीजन आ रहे हैं, जैसे एक डिवीजन मैंने ये ले लिया फर्स्ट, और इसके जस्ट आगे वाला जो ये डिवीजन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? पिच के बराबर होगी। तो मेन स्केल को क्या बोलते हैं? पिच स्केल भी बोल देते हैं। ओके, ये हो गया अपना पिच स्केल हो गया, मेन स्केल हो गया, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल क्यों बोलते हैं? सर्कुलर स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये थिम्बल है, ये थिम्बल क्या होता है? इसको क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है। इसको रोटेट करें तो ये क्या होगा? सर्कुलर स्केल है वो घूमेगा। और जैसे जैसे ये घूमेगा, थिम्बल घूमेगा, वैसे वैसे स्क्रू क्या होगा? घूमेगा। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है कि अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर स्क्रू क्या आता है? पीछे की ओर आएगा। अगर सिंपल मतलब अगर थिम्बल को हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या होगा? ये सर्कुलर स्केल घूमेगा। सर्कुलर स्केल घूमेगा तो ये स्क्रू घूमेगा। स्क्रू घूमेगा तो ये क्या आएगा? पीछे की ओर आएगा। ठीक है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द स्टड। क्या करेगा? स्टड से दूर जाएगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस थिम्बल को। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज घुमाए तो स्क्रू क्या जाएगा? स्टड की ओर जाएगा। स्क्रू क्या है? ये वाला पार्ट, ये क्या है? आगे जाएगा। ये आगे जाएगा तो अपना सर्कुलर स्केल अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये भी धीरे धीरे आगे की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, आगे की ओर मूव करने लगेगा और पिच स्केल के जो नंबर्स है उनको क्या कर लेगा? हाइड कर लेगा। पिच स्केल के जो डिविजन है उनको हाइड करता चले जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बस एक बार ये टर्म समझ लो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिच स्केल जो अपना स्क्रू गेज है, इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन तो इसके इजीली हो जाएंगे, सीधा एक फॉर्मूला लगाएंगे उससे इसके क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझने के लिए हमें इन पार्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है? पिच आती है। पिच है, पिच किसके बराबर होती है? जो अपने स्क्रू होता है, जो स्क्रू की जो पिच है, स्क्रू के दो थ्रेड्स होते हैं। स्क्रू की ये दो थ्रेड है, एक थ्रेड ये हो गई, दूसरी थ्रेड क्या हो गई? ये हो गई। इन दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। और जो डिस्टेंस इन दो थ्रेड के बीच में होती है वही पिच स्केल के दो रेगुलर डिवीजन के बीच में डिस्टेंस होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? पिच स्केल बोल दिया। ठीक है, ओके। तो पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं ताकि साथ साथ में क्या हो जाए, कंफ्यूजन दूर होती जाए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये पता है मेरे को, बट अगर इसको बार बार या बार बार रिवाइज करेंगे तो क्या हो जाए, इजीली इसको समझ लेंगे हम। पिच क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ टू रेगुलर रेगुलर थ्रेड्स ऑफ स्क्रू। ओके, एक यह हो गया, पिच इसको बोलते हैं। और क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन टू रेगुलर मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी। मेन स्केल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज
पिच, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज पिच, ठीक है। जो मेन स्केल के जो मेन दो रेगुलर डिवीजन हो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो पिच होती है, उसको पिच बोल दे। और जो अपने पास जो स्क्रू होता है, स्क्रू की जो दो रेगुलर थ्रेड होगी उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको भी पिच बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, ये जो दो थ्रेड लगी है यहाँ पर देखो, एक नंबर थ्रेड, दो नंबर थ्रेड, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, मेन स्केल के जो दो डिवीजन होंगे उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। एक ये डेफिनेशन बन गई पिच की, समझ गए ये बात। अब देखो एक रिलेशन, इसको डिजाइन ऐसे किया जाता है, जो अपने पास स्क्रू गोज होता है इसको इसी तरह डिजाइन किया जाता है, जो स्क्रू की जो दो थ्रेड होगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा और जो मेन स्केल की जो दो डिवीजन होगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसमें एक नई खास बात और होती है, नई खास बात एक और होती है, ठीक है। ये बताता हूं मैं आपको, अभी देखो, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बता दिया कि ये एनविल होती है, ठीक है। ये स्पिंडल भी बता दिया, स्पिंडल क्या होता है, स्क्रू के आगे लगा रहता है, तो यहाँ पर स्क्रू होते हैं इनके आगे क्या लगा रहता है, स्पिंडल लगा रहता है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्पिंडल हो गया, इसके अंदर स्क्रू होता है, ठीक है। अमूमन इसके अंदर स्क्रू लगा रहता है स्पिंडल के अंदर, ठीक है। और ये अपना मेन स्केल आ गया, मेन स्केल को क्या बताते हैं, पिच स्केल भी बोलते हैं। जो यहाँ जो दो डिविजन के बीच में जो लेंथ है ये वाली, वही क्या होगी, इन दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस होगी, वो होगी पिच हो गई, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दिया मैंने। और ये जो लाइन है, मेन स्केल की ये जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन भी बोलते हैं, इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं और रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके तीन नाम बता दिए मैंने, बेस लाइन भी बोल सकते हैं, रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, इंडेक्स लाइन भी इसको बोल सकते हैं। और इसके आगे क्या लगा रहा है, ये सर्कुलर स्केल लगा है, ओके। इसके आगे सर्कुलर स्केल लगा है, और सर्कुलर स्केल के ऊपर क्या लगा रहते हैं, ऐसे डिवीजन लगे बने हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है 70, 75, 80। और ये क्या है, ये इसके क्या बने हुए, डिवीजन बने हुए, इसके सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन बने होते हैं। ये क्या होता है, ये मतलब अलग अलग प्रकार के स्क्रू गोज होते हैं। किसी स्क्रू गोज में जो सर्कुलर स्केल होगा, कोई स्क्रू गोज है उसका जो सर्कुलर स्केल होगा उसमें 100 डिवीजन भी हो सकते हैं, उसके अंदर 50 डिवीजन भी हो सकते हैं, उसके अंदर 200 डिवीजन भी हो सकते हैं, उसके अंदर 1000 डिवीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग उनके अंदर डिवीजन बने होते हैं, अलग अलग टाइप के स्क्रू गोज के अंदर, ठीक है जी। अपने पास क्या है, ये जो सर्कुलर स्केल है इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है, ठीक है। ये बात होगी क्लियर, 100 डिवीजन इसके अंदर बने हुए हैं, ओके। जब क्या होगा, जो जो ये सर्कुलर स्केल या मतलब या बोल दूं ये स्टड और स्पिंडल है, ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, टच होंगे, मतलब तब क्या होगा, ये अपना स्क्रू गोज है वो क्या होगा, बंद होगा। उस टाइम कोई मेजरमेंट ये नहीं ले रहा है, उस टाइम क्या होगा, जो जीरो ऑफ मेन स्केल है वो किसके ऊपर, किसके नीचे आ जाएगा, जस्ट सर्कुलर स्केल के नीचे आएगा, मतलब ये पूरा सर्कुलर स्केल है वो यहाँ होगा, ठीक है। इसको पूरा हाइड कर लेगा यहाँ पर, इस तरह आ जाएगा। और यहाँ सर्कुलर स्केल का हमें क्या दिखाई देगा, जीरो दिखाई देगा। और जो अपना मेन स्केल एक साथ जीरो नहीं दिखेगा, ठीक है, इसके नीचे होगा, ठीक है। जैसे जैसे इस कोई भी अपने को क्या करना है, जैसे ये कोई अपने पास रोड है, इसका डायमीटर अपने को मेजर करना है, वो क्या कर देंगे, इसके बीच में लगा देंगे, ओके, इसके बीच में लगा देंगे। और रेचेट होता है, रेचेट है ना, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। इसको रेचेट की हेल्प से हम टाइट कर सकते हैं, टाइट या लूज कर सकते हैं जितनी अपनी नीड होगी, ठीक है। उस हिसाब से हम उसको टाइट या लूज कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ लगा देंगे। फिर लगाने के बाद अब जैसे ये थिम्बल घुमाया हमने, थिम्बल जितना घुमा है, जितना थिम्बल घुमा उतना क्या आ गया, ये सर्कुलर स्केल पीछे आ गया। सर्कुलर स्केल जैसे पीछे है वैसे ये क्या आ गया, स्क्रू भी पीछे आएगा, ठीक है। ये बात, स्क्रू भी पीछे आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है कि पहले जीरो और जीरो थे, एक दूसरे के ऊपर थे, ठीक है। जैसे जैसे हमने इसको घुमाया तो क्या हो गया कि मेन स्केल पे अपने को क्या दिख रहा है, 5.1, 5.1 हम देख पा रहे हैं मेन स्केल के ऊपर, इसके लिए हम श्योर हैं। सिमिलरली जैसे हम वर्नियर स्केल के अंदर श्योर थे, जहां से जहां अपना जस्ट बिफोर द वर्नियर स्केल के जो मेन स्केल था वो क्या था, जस्ट बिफोर द, ठीक है। तो कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए, कोई भी रोड का डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थिम्बल होती है, थिम्बल को घुमाया जाता है। थिम्बल को घुमाने पर क्या होगा, सर्कुलर स्केल घूमेगा, सर्कुलर स्केल घूमेगा तो क्या होगा, स्क्रू क्या आएगा, घूमेगा, स्क्रू घूम के क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा।
जितना अपने को नीड है, जितना टाइट करना है, मतलब जितनी इसकी डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग इसको फिट कर लेंगे, यहाँ पे टोटल फिट हो जाए। तो फिट करेंगे इसको क्या करना है पड़ता है, घुमाना पड़ता है थिम्बल को। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अपने आप खुलता जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, जितनी नीड है उतना ओपन कर लेंगे और उसके अंदर ये रोड है या जो भी जिसका डायमीटर अपने को मेजर करना होता है वो उसके अंदर वो टोटल फिट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि लूज ना हो, इसके अंदर पूरा सही फिट हो जाए। ओके, अब देखो एक खास बात एक और होती है इसके अंदर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अपना थिम्बल है वो क्या करे, टोटल रोटेट कर जाए। टोटल रोटेट कब होगा, मतलब यहाँ पर जब ये बंद था, जब ये बंद था उस टाइम क्या था, जीरो ऑफ अपना सर्कुलर स्केल है और जीरो ऑफ पिच स्केल है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगे। ठीक है, जीरो, ये जीरो हो गया अपना किसका, मेन स्केल का, ये जीरो किसका हो गया, अपना सर्कुलर स्केल का। अब जैसे इसको घुमाएंगे, ठीक है, जैसे जब इसको टोटल रोटेट कर देंगे, मतलब वापस घूम के जीरो आ जाएगा, मतलब फुल रोटेशन, वन फुल रोटेशन। तो वन फुल रोटेशन होगा, उसके अंदर जो जितना अपने पास लेंथ आएगी, वन फुल रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है वो भी किसके इक्वल होता है, पिच के इक्वल होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक रोटेशन के अंदर सर्कुलर स्केल जितना मेजर करता है वो किसके इक्वल आती है, पिच के इक्वल आती है। ठीक है, इस तरह डिजाइन किया गया है इसको। तो यहाँ पर अपने पास तीन डेफिनेशन बन गई है पिच की। एक डेफिनेशन तो बन गई है कि जो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, स्क्रू में जो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पिच होती है। और जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल के दो रेगुलर डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, पिच होती है। और जो एक फुल रोटेशन के अंदर सर्कुलर स्केल मेजरमेंट लेता है वो किसके इक्वल लेता है, पिच के इक्वल लेता है। ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो ये हो गया अपने पास, पिच होगी। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक फ्रेम लगा रहता है। फ्रेम क्या होता है, यू शेप्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं समझ रहा हूँ, बट कोशिश करेंगे समझने की तो इजीली हो जाए। मतलब तीन बातें बताई है मैंने। जैसे तीन बातें कौन सी बताई, एक तो बता दिया कि जो सर्कुलर स्केल है वो क्या है, उसके मान ली 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन होगा तो जीरो से लेके जब पूरा घुमाए वापस जीरो है ना, वो बेस लाइन के ऊपर आ जाए, एक रोटेशन हो गया वो। ठीक है, वो रोटेशन के अंदर जितनी लेंथ मेजर होती है वो किसके इक्वल आती है, एक पिच के बराबर आती है। और पिच किसके बराबर होती है, कोई भी दो अब जो रेगुलर मेन स्केल के डिवीजन है उनके बीच की डिस्टेंस पिच होती है। जो स्क्रू के अंदर जो रेगुलर दो थ्रेड होती है उनके बीच की डिस्टेंस भी पिच होती है। बस ये तीन बातें याद रख लो, क्वेश्चन के अंदर कुछ इसी तरह के हिंट्स मिलेंगे पिच को कैलकुलेट करने के लिए, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, सपोर्ट्स द इंस्ट्रूमेंट, फ्रेम इट सपोर्ट्स द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे यू शेप में जो लगा रहता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, होल्ड करने का काम आता है। फिर आता है एनविल, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टड भी बोल देते हैं। स्टड क्या होता है, फिक्स्ड मेजर, फिक्स्ड पॉइंट होता है ये, फिक्स्ड मेजरिंग सरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इसके अगेंस्ट रेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट अगेंस्ट इट, रेस्ट से मतलब है कि जो अपने पास ये जो स्टड है यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है ना, इसके साथ लगाया है, कहने का मतलब ये इसके साथ टच में रहेगा, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। ओके, ये अपने पास होगी एनविल हो गया। अब बात आती है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, ये क्या होता है, मूवेबल मेजरिंग सरफेस होती है। मेजरिंग सरफेस होती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं इस बात में। और ये क्या है, मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम एनिमी एज वी रोटेट अपना थिम्बल। अगर थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया
तो क्या होगा, ये अवे आएगा एनविल से, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो क्या जाएगा, टुवर्ड्स द एनविल। ओके, ये हो गया अपने पास वो स्पिंडल। नेक्स्ट क्या आती है, रैचेट। ठीक है, इट एंश्योर्स अ कांस्टेंट मेजरिंग फोर्स। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, कांस्टेंट फोर्स देता है, रैचेट होता है। इट विल प्रिवेंट फ्रॉम ओवर टाइटनिंग। ओके, प्रिवेंट, और किससे प्रिवेंट करता है, डैमेज टू ऑब्जेक्ट, और इट प्रिवेंट्स फ्रॉम रॉन्ग रीडिंग्स। देखो, हमने क्या देखा कि अपने पास ये रैचेट है, ये रैचेट क्या होता है, इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट किया जा सकता है। अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है एनविल और स्टड के बीच में टाइट आ गया, सही तरह से फिट हो गया, तो क्या होगा, रैचेट क्या होगा, और ज्यादा नहीं घूम सकेगा। ठीक है, अगर ये और ज्यादा घूम पा रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इसको और ज्यादा टाइट कर सकते हैं। अगर ये और नहीं घूम पा रहा है, मतलब टोटल फिट हो गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि अपना जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मेजरमेंट ले रहे हैं, वो क्या है, सही तरह से अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रैचेट का ये काम होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो अपने पास अगर सपोज करो ये ज्यादा टाइट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, तो रैचेट क्या करेगा, जैसे इसको घुमाएंगे ना, तो इसके अंदर से कुछ आवाज आएगी रैचेट से। ठीक है, आवाज शायद निकलने लगी रैचेट से, जैसे और ज्यादा घुमाएंगे तो मतलब ये उनको समझ आ जाएगी बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अब हमको थोड़ा सा और घुमा पा रहे हैं रैचेट को इस, ठीक है, ये केस हो गया। दूसरा केस, अगर हम रैचेट को थोड़ा और घुमा पा रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ा लूज है, तो अपने को थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा अपने स्क्रूज को। ठीक है, अगर ये हो गया, तो ये क्या बताएगा अपने को, ये दो चीजें अपने को क्या बताएगी, एक तो ऑब्जेक्ट को डैमेज नहीं होने दी, मतलब ज्यादा टाइट होगा तो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, चांसेस होंगे वो डैमेज हो सकता है। अगर कम टाइट होगा तो क्या होगा, अपने को रीडिंग गलत आ जाएगी। तो रैचेट की हेल्प से हम इन तीन चीजों से बच सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना रैचेट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो रीडिंग्स ली जाती है वो कैसे ली जाएगी। ठीक है, अब बात आती है रीडिंग की, रीडिंग हम कैसे लेंगे। तो मैं सिमिलरली उसी तरह फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस, अपने पास सर्कुलर स्केल है यहाँ पर, सॉरी वर्नियर स्केल नहीं है यहाँ पर, क्या है वर्नियर, मेन स्केल सर्कुलर स्केल है, सी एस आर। ये क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है मेरे को पता है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग, अगर ये समझ में आ गया तो वर्नियर स्केल और ये स्क्रू को समझ आ गया तो ये अपने अच्छे से नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जेई मेंस हो गए, इनके अंदर इसके बराबर के क्वेश्चन आते हैं इनके, अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो अच्छे से हम कुछ स्कोर अपना इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है, लिस्ट काउंट आता है। ये लिस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है, लिस्ट काउंट किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, देखो मेन स्केल होता है वो तो अपना नॉर्मल स्केल होता है, उसी की तरह होता है। ठीक है, उसको हम मिलीमीटर स्केल, मिलीमीटर में के अंदर भी डिवीजन बनाए जा सकते हैं, जैसे मेन स्केल तो ये है अपने पास, ये अपना मेन स्केल है। ठीक है, इसके अंदर सिमिलरली उसी तरह डिवीजन बने हुए। ठीक है, ये क्या होंगे, सेंटीमीटर के अंदर भी हो सकते हैं एक डिवीजन, और मिलीमीटर के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरह से पेन स्केल को या पिच स्केल को डिजाइन किया गया है अपने। इसको क्या बोल दिया मैंने, पिच स्केल। ठीक है, जो अपने को जो लिस्ट काउंट है वो किससे मिलेगा, लिस्ट काउंट मिलता है, लिस्ट काउंट विल बी, वी विल गेट थ्रू अवर सर्कुलर स्केल। ठीक है, सीधी बात है, सर्कुलर स्केल ही है, वो अपने को क्या बताएगा, स्मॉल रीडिंग मेजरमेंट करने की हेल्प पाएगा। तो सबसे स्मॉल यूनिट मेजर किसी के थ्रू कर पाएंगे, सर्कुलर स्केल के थ्रू मेजर कर पाएंगे। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पिच
अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच जो पिच होती है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, जो सर्कुलर स्केल के डिवीजन है उसे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। कोई इश्यू है क्या इस बात में? हमने इतना पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया जितने भी थी, लिस्ट काउंट पढ़ लिया, पिच को बता दिया पिच क्या होता है, ठीक है, और लिस्ट काउंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसके डायग्राम को भी समझ लिया। ओके, अब कुछ इसके हम अगर न्यूमेरिकल कर ले तो इजीली हम समझ जाएंगे। ठीक है, विल ट्राई एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल मैं क्या बताता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये स्केल किसके अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है, इन मिलीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर इसके कितने हैं, 2 है, फिर कितना है ये, 1 2 3 4, ठीक है, इसके आगे क्या क्या शुरू हो जाता है अपना, सर्कुलर स्केल हो जाता है शुरू। ओके, तो सर्कुलर स्केल अब यहाँ पर शुरू हो जाता है, तो सर्कुलर स्केल के ये क्या है यहाँ पर 34 35 37। ओके, ये इस तरह सर्कुलर स्केल का डिवीजन है, मतलब इतना रोटेट हो चुका है, इतना रोटेट हो चुका है अपने को। मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा फाइंड दी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं इसका क्या बताते थे, इसका फॉर्मूला बताते हैं वैसे। पहले मैं इसका एक फॉर्मूला है, क्या लिखा था यहाँ पर, सर्कुलर स्केल। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन जो अपने को मेन मेन यहाँ पर टोटल रीडिंग बताई थी मैंने, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो हम तो साफ साफ देख पाते हैं, जो अपने पास मेन स्केल होता है, जिस तरह नॉर्मल वर्नियर कैलिपर के अंदर जो मेन स्केल की रीडिंग होती है, उसी तरह इसके अंदर इसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल की रीडिंग होगी। ठीक है, ये बात होगी। बात आती है सर्कुलर स्केल की। जैसे ही मतलब जहां मेन स्केल एंड होता है, जिस डिवीजन के आगे मेन स्केल एंड मेन स्केल की डिवीजन के आगे जहां से कौन सा स्केल शुरू होता है, सर्कुलर स्केल, तो वो जो लेंथ रीडिंग होगी वो होगी मेन स्केल की रीडिंग। यहाँ तक मतलब इस पॉइंट तक क्या था, मेन स्केल था, इस डिवीजन तक। इसके जस्ट आगे क्या मिल गया अपने को, सर्कुलर स्केल मिल गया। ठीक है, तो अब ये वाली लेंथ है, वो कैलकुलेट करने में क्या कौन सा हेल्प करेगा अपने को, सर्कुलर स्केल हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ क्या होती है, एक बेस लाइन या इंडेक्स लाइन या रेफरेंस लाइन मैंने बताई थी। ठीक है, जो डिवीजन इसको कोइंसाइड करेगा, मतलब इसको nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, वो मान लिया nth हो गया। सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी जो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। nth डिवीजन जितना नंबर को डिवीजन इसको कोइंसाइड करेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, लीस्ट काउंट से। तो ये जो सर्कल से मैंने ये जो वाली लेंथ बताई है वो आ जाएगी, और मेन स्केल की रीडिंग तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके देखो इतनी लेंथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इतनी लेंथ हो गई है। ठीक है, हम श्योर है दो 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, यहाँ तक कितना हो गया 2.8 मिलीमीटर। तो मतलब मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ गई, 2.8 मिलीमीटर। अब बात आती है सर्कुलर स्केल की। ठीक है, सर्कुलर स्केल की आती है, तो लिस्ट काउंट सर्कुलर स्केल का इसका कितना होगा, देखिए 0.01 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई डिवीजन को इंसाइडिंग दी बेस लाइन। ये अपने पास बेस लाइन है, बेस लाइन को कौन सा डिवीजन को इंसाइड करा है, 34 35 36, 36 नंबर डिवीजन इसको को इंसाइड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.36 mm। तो टोटल रीडिंग अपने पास आ जाएगी 2.8 प्लस 0.36 mm, विच इज इक्वल टू 3.16 mm। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल वो स्क्रू गोज की रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिस्ट काउंट समझ लिया, लिस्ट काउंट की डेफिनेशन बता दी। ठीक है, जैसे अब लिस्ट काउंट पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है।
लिस्ट काउंट है कि बोल दिया कि पिच है वो 1 mm है। ओके, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए हैं? 100 दे दिए। फाइंड दी लिस्ट काउंट। सिमिलरली इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। पिच कितनी है? 1 mm है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने हैं? 100 है। लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.01 mm आएगा। ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे दिया आ जाएगी। टू फुल रोटेशन ऑफ अ screw goes is equal to 1 mm. Okay, and the main scale reading is 6.5 mm, and 28th 28th division of circular scale coinciding baseline. Calculate the length। और गिवन है जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं CSD इज 100। कैलकुलेट करो अभी इस पर। ठीक है, आप खुद भी ट्राई करके देखो एक बार पॉज करके। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहली बात अपने पास क्या होता है कि जो टोटल रीडिंग होती है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास इसका टोटल रीडिंग का? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब बोल रखा है कि जो मेन स्केल की रीडिंग तो अपने को दे रखी है 6.5 mm। अब बात आती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई लिस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन अपने पास कोइंसाइड कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? 28। ठीक है, बात आती है लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो ठीक है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं अपने पास? 100 है। कोई डाउट है? अब बात आती है पिच कैलकुलेट करनी है। पिच पिच के जैसे ही क्वेश्चन के अंदर पिच कैलकुलेट करने पड़ जाए तो ध्यान रखना कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ मिलेगा अपने को कि जिसके थ्रू हम पिच कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखो 3 रिलेशन बताए थे, उनमें कोई ना कोई रिलेशन आपको जरूर मिलेगा। एक रिलेशन बताया था, अगर थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस दे दे, 2 रेगुलर थ्रेड के बीच की डिस्टेंस दे दे तो क्या मिल जाएगी? पिच मिल जाएगी। अगर 2 रेगुलर डिविजन्स होते हैं मेन स्केल के, उनके बीच की डिस्टेंस मिल जाए तो भी अपने को पिच मिल जाएगी। अगर हमें बता दिया कि जाएगी रोटेशन होता है, जो एक रोटेशन होता है वो किसके बराबर होता है? पिच के बराबर होता है। तो रोटेशन का कुछ ना कुछ रिलेशन अगर क्वेश्चन के अंदर दिया जाए तो हम पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर दिए गए टू फुल रोटेशन ऑफ स्क्रू गोज इज इक्वल टू 1 mm। 2 रोटेशन है वो किसके इक्वल है? 1 mm के। और मैंने क्या बताया था? एक रोटेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? पिच के बराबर होता है। अब हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, पिच हो गया, यहाँ से लिस्ट काउंट। नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है, टोटल मेन स्केल। अब पिच आपने हो गया करनी है, कैलकुलेट करनी है। मैंने बताया था पिच इक्वल टू 1 फुल रोटेशन। ठीक है, इज इक्वल टू 1 फुल। अपने को क्या दिया गया? 2 फुल रोटेशन किसके इक्वल है? 1 mm की। तो यहाँ से 1 फुल रोटेशन किसके इक्वल आ जाएगा? सीधी सी बात है, आपसे डिवाइड कर देंगे इसको। इज इक्वल टू 1/2 mm इज इक्वल टू 0.5
5 mm। इजीली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर पिच कैलकुलेट कर लिया। अब पिच अगर अपने पास आ गया तो हम लिस्ट काउंट ले जाएंगे कैलकुलेट करके। पिच आ गई है 0.5 mm अपॉन में 100, अपने पास डिवीजन थे। लिस्ट काउंट यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.005 mm अपने पास लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या थी, लिस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था वो था 28। लिस्ट काउंट अपने पास क्या है, लिस्ट काउंट है अपने पास 0.005 इंटू 28। ये क्या आ जाएगा, mm के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखो तो क्या आ जाएगा अपने पास 0.14 mm। ये अपने पास क्या आ गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। नेक्स्ट देखो, अब टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी, टोटल रीडिंग अपने पास आ जाएगी 6.5 mm प्लस में 0.14 mm। दिस विल बी इक्वल टू 6.64 mm। ये ठीक क्या था, ये क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह अपने को पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन इफ पिच इज 1 mm and smallest length we have to measure is 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्या बताना है अपने को पास, नंबर ऑफ डिवीजन बताने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, लिस्ट काउंट क्या होता है अपने पास, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। और लिस्ट काउंट क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम मेजर कर पाते हैं वो होती है। तो यहाँ पर अपने को स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट नंबर ही मेजर करना है, कितना, 5 माइक्रोमीटर वो अपने को दिया है। तो ये क्या हो गया, लिस्ट काउंट। 1 माइक्रोमीटर के अंदर 10 की पावर 6 मीटर होते हैं। पिच कितनी दिया, 1 mm। 1 mm को लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन यानी एन लिख दिया। यहाँ से एन कितना आ जाएगा, 1/5 × 10⁻³ दिस विल बी इक्वल टू 200। नंबर ऑफ डिवीजन कितने आएंगे यहाँ पर, 200 आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एरर की। स्क्रू गेज के अंदर कुछ ना कुछ एरर आती है। ठीक है, एरर के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर किया था, उस टाइम हमने क्या देखा था कि जो वर्नियर स्केल का जीरो और जो मेन स्केल का जीरो है, जब क्या है, वर्नियर कैलिपर क्लोज हो, वर्नियर कैलिपर क्या हो जाए उस टाइम, क्लोज हो, उस टाइम क्या होना चाहिए, जो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल का जो जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो, वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो वो वर्नियर कैलिपर क्या है, सही है। ठीक है, वो एक्चुअल रीडिंग देगा, जो ट्रू रीडिंग देगा, उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, अगर जो मेन स्केल का जो जीरो है और वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वो एक दूसरे को इंसाइड नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम उसके अंदर क्या आ जाएगी, एरर्स आ जाएंगी। ठीक है, अब वो एरर दो टाइप की बताई थी, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। उसी तरह सिमिलरली इसके अंदर भी, स्क्रू गोज के अंदर भी दो तरह की एरर मिलेगी, एक तो पॉजिटिव एरर मिलेगी, एक क्या मिलेगी, नेगेटिव एरर मिलेगी। और एरर का हमें कब पता चलेगा, जब अपना स्क्रू गेज क्या हो, क्लोज हो। क्लोज कब होगा, जब स्पिंडल और अपने पास एनविल है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हैं, एक दूसरे को जब टच कर रहे हो, उस केस के अंदर हम देखेंगे कि ये अपने के पास एक्चुअल रीडिंग देगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो उसकी मैं बताता हूँ कि किस तरह मुझे पता लगेगा कि ये इसके अंदर एरर है या नहीं है। ठीक है, जैसे अपने पास ये क्या था, अपना मेन स्केल था, ये अपना पास था मेन स्केल या पिच स्केल था। अगर ये क्या है, मेन स्केल का अपने पास जीरो है, और ये क्या आ गया अपने पास, सर्कुलर स्केल है, और ये क्या है, यहाँ से सर्कुलर स्केल का 0th डिवीजन है। अगर ये इस केस के अंदर मिल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस विल गिव अस ट्रू रीडिंग। मतलब इसके अंदर क्या आएगी, अपने पास कोई भी एरर नहीं मिलेगी। ये अपने पास अपने इंस्ट्रूमेंट क्या है,
सही कंडीशन के अंदर रखा होगा। ठीक है, अगर 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 क्या हो जाए, कुछ ऐसा केस बन जाए कि देखो जो जीरो है अपने पास, मेन स्केल का जो जीरो है, और ये क्या है अपना, मैंने क्या कर दिया, अभी इसको क्लोज कर दिया, ये स्पिंडल और क्या कर रहे हैं, एनिवल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन जो बेस लाइन के ऊपर जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन आ रहा है वो कोई जीरो ना के कोई और डिवीजन आ रहा है, मतलब nth डिवीजन आ रहा है। ओके, nth डिवीजन आ रहा है, और जीरो अगर क्या हो, यहां हो जीरो, ये क्या है अपने पास रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन को अगर कोई nth डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, nth डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, जब अपना स्क्रू होल क्लोज हो, उस टाइम क्या हो जाएगी, उसके अंदर एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी, और ये किस तरह की एरर होगी, अगर जो जीरो है वो बेस लाइन के क्या हो, बिलो हो, इसके क्या हो, नीचे हो, तो क्या होगी, पॉजिटिव एरर होगी, पॉजिटिव एरर। क्यों होगी पॉजिटिव एरर, जब ये जीरो पर हो, जब जीरो को इंसाइड कर जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, ये सही रीडिंग देगा, मतलब उस टाइम सही रीडिंग आएगी। अगर अगर ये क्या हो, जीरो बिलो हो, इसके क्या हो, नीचे हो, जीरो बेस लाइन के अगर नीचे होगा, उस टाइम क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है। समझ रहे हो, ये क्या बता रहा है, कुछ ना कुछ रीडिंग पहले से ही लेके बैठा है। ठीक है, ये कुछ रीडिंग इसके अंदर पहले से ही है। ओके, तो पहले से ही अगर कुछ रीडिंग ले रखा है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव एरर होगी। ठीक है, पहले से ही उसने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मेजर कर रखी है, अगर हम इसके थ्रू कोई लेंथ या डायमीटर मेजर करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर यह एरर क्या होगी, एक्स्ट्रा ऐड होगी, तो इस एरर को क्या करनी पड़ेगी, अपने को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तब क्या आएगी अपने पास, एक्चुअल रीडिंग आएगी। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बन सकता है इसके अंदर, दूसरा केस ये बन सकता है कि ये अपना क्या है, मेन स्केल है, मेन स्केल का क्या है, जीरो है, मेन स्केल का जीरो है, और ये क्या है अपना, बेस लाइन है, इस बार जीरो क्या जाए, यहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। ठीक है, ऊपर आ गया, तो इस टाइम अगर ये ऊपर आ जाएगा तो अपने को मेन जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो दिखाई नहीं देगा, कि वर्नियर स्केल का जीरो अपने को नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा। ये मान लो कोई nth डिवीजन है। ओके, ये क्या हो गया अपने पास, कोई nth डिवीजन इसको कोइंसाइड कर रहा है बेस को, तो उस टाइम क्या होगा, ये रीडिंग क्या है, एक्स्ट्रा नहीं है, क्या है, मतलब पहले से क्या कर रहा है, नेगेटिव चला गया ये, मतलब ये और आगे चला गया, मतलब क्या कर रहा है, ये रीडिंग कम कर देगा। रीडिंग कैसे कम कर देगा, जैसे कि मैंने इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया ही नहीं है, उससे पहले क्या है इसके अंदर, ये जीरो क्या गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ ये मेजर करेगा, यहाँ वाली ये जो इतनी वाली लेंथ आ रही है, वो क्या आ रही है, ये इसके थ्रू अगर हम मेजर करेंगे तो वो क्या आएगी, कम आएगी, क्या कर देगा, कम आएगी, तो इस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। ओके, ये हो गई अपनी नेगेटिव एरर। अगर नेगेटिव एरर की उसको क्या किस में लेंगे, विद साइन लेंगे, पॉजिटिव एरर तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव एरर नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और इस एरर को क्या करनी पड़ेगा, अपने जो रीडिंग आएगी, जो हमने मेजर्ड रीडिंग किया उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो स्क्रू गोज है वो पहले से ही कम रीडिंग ले रखी है, उसने पहले से ही क्या गया है, देखो ये जीरो अगर ऊपर है, देखो जीरो क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस के अंदर, जैसे मतलब मैंने इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट डाला जो अपने को मेजर करना है, जो अपने पास रोड मेजर करनी है, तो यहाँ ये जो थिम्बल है इसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, तो पहले क्या करेगा, ये थिम्बल घुमाओ तो जीरो पहले यहाँ आएगा, मतलब यहाँ जीरो आएगा, इसके बाद लेंथ मेजर शुरू शुरू रहेगा, ये इसके बाद, मतलब ये वाली लेंथ तो इसने मेजर की ही नहीं। समझ गया, यहाँ से लेंथ मेजर करना शुरू करेगा, जब जीरो इस बेस लाइन के ऊपर जीरो आ जाएगा तब ये लेंथ मेजर करना शुरू करेगा। इसके लिए ये वाली लेंथ इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए, जो अपने पास हम एरर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, जीरो एरर, डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हेन स्पिंडल एंड एनविल touches each other, or we can say screw gauge is closed, then
if there is there is if there 0th division of circular scale does not coincide baseline, then there will be error. बस अपने को ये याद रखना है, जब जीरो बंद करने पर कोइंसाइड नहीं कर पा रहा है बेसलाइन को, तो क्या वहां पर एरर होगी। अब ये एरर क्या होती है, दो तरह की होती है। एक क्या होती है, पॉजिटिव एरर, और एक क्या होती है, नेगेटिव एरर। ओके, पॉजिटिव एरर, when screw gauge is closed, when screw gauge is closed, the when the screw closed, then when the, ठीक है इसको पूरा ही लिख देता हूँ मैं, थोड़े, when screw gauge is closed and zero of circular scale lies below the reference line या below the baseline, तब कौन सी एरर आएगी, पॉजिटिव एरर आएगी। सिमिलरली इसके अंदर होगा, जब स्क्रू गॉज क्लोज्ड होगा एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज अबव द बेसलाइन, तो क्या होगा, नेगेटिव एरर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालेंगे। एक्चुअल रीडिंग विल बी टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, अब जीरो एरर दो टाइप की होती है, एक क्या होती है, पॉजिटिव, और एक होती है नेगेटिव। तो विद साइन रखेंगे, पॉजिटिव एरर तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर किसी कोई बोलते कि इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोलते कि नेगेटिव एरर कितनी है, एरर है 0.05 मिलीमीटर, ये बोल दे कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो क्या इसके अंदर लिखेंगे, और क्या बोले टोटल रीडिंग कितनी है, 6.5 mm। तो जब एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, टोटल रीडिंग 6.5 माइनस नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर है तो उसको विद साइन रखेंगे 0.05, तो ये क्या आ जाएगा 6.55 mm। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एरर को ये क्या हो जाए, नेगेटिव एरर टोटल रीडिंग के अंदर ऐड हो जाएगी, और जो पॉजिटिव एरर है वो टोटल रीडिंग के अंदर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। इसका रीजन बता दिया, क्योंकि जो पॉजिटिव एरर है वो पहले से ही क्या कर रही है, कुछ ना कुछ लेंथ मेजर कर रही है, जब उसके बीच के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया, जो स्पिंडल और अपने पास एनविल है उसके बीच में विदाउट कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए वो कुछ ना कुछ उसके अंदर रीडिंग दिखा रहा है। ओके, और जब नेगेटिव एरर होती है, क्या जीरो क्या चला जाता है, बेस लाइन के ऊपर चला जाता है, तो वो क्या कर रहा है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट प्लेसिंग बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल, क्या कर रहा है, एरर दिखा रहा है। कौन सी एरर, नेगेटिव एरर, मतलब ये पहले से लेंथ कम मेजर करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि जैसे हम रोटेट करेंगे स्पिंडल को या थिम्बल को रोटेट करेंगे, तो पहले जीरो क्या कब आएगा, बेस लाइन के ऊपर आएगा। जैसे ही जीरो बेस लाइन के ऊपर आएगा ना, उसके बाद एक्चुअल रीडिंग शुरू होगी अपने पास। ठीक है, जो एरर वाला इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो अपने पास शुरू के अंदर जो अपनी एरर थी, क्या थी, नेगेटिव एरर थी, मतलब जीरो क्या था, बेस लाइन के ऊपर था, वो क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या, क्योंकि एक्चुअल जो अपने पास जो टोटल रीडिंग हम ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कम मेजर कर रहे हैं, कम मेजर करें, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग होगी वो क्या होगी, एरर को ऐड करने के बाद ही अपने को मिलेगी। ठीक है गाइस, तो कोशिश करना कम कंफ्यूज होना। मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ इसको, कि नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर किस तरह से होते हैं। तो नेगेटिव एरर के अंदर क्या मैंने बताया कि जो जीरो है वो बेस लाइन के अपने क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो जीरो क्या मान लिया कि यहाँ है, यहाँ जीरो है। अब ये क्या है, क्लोज है, अब ये क्या क्लोज है। पॉजिटिव एरर के अंदर क्या होगा, जीरो क्या है, यहाँ पर है,
समझ गए, 0 यहाँ पर है। इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर ये क्या कर रहा है, लेंथ एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। लेंथ पहले से इसने कुछ ना कुछ मेजरमेंट ले रखी है, कुछ पहले से कुछ ना कुछ मेजरमेंट इसके अंदर है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट प्लेसिंग बिटवीन स्पिंडल एंड एनविल। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो लेंथ इसने यहाँ मेजर की है वो क्या करके नेगेटिव में है, ये क्या कम मेजर कर रखी है इसने। ठीक है, तो ये क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी नेगेटिव वाली, तो और पॉजिटिव वाली क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। बस सिंपल सी बात है, याद रखना। और एरर एरर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, अच्छे से लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, डिवीजन ऑन बेस लाइन। ठीक है, ये हो गया अपने पास एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे एरर। ठीक है, ऐसे बोल दें कि nth डिवीजन यहाँ पर आ रहा है, तो उसको यहाँ रख देंगे nth डिवीजन, उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी एरर। देख लें किस टाइप की एरर है, नेगेटिव एरर है तो विद साइन रखिए, नेगेटिव के साइन साथ रखेंगे, अगर पॉजिटिव एरर है तो विद पॉजिटिव रखेंगे, और अपने पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। ओके, ठीक है गाइज, ओके बाय। इस तरह हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं 11th क्लास का, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स। ओके, कीप लर्निंग।